हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट 40 प्लस क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, 40 इसलिए नाम दिया गया है कि लगभग 40 प्रश्नों का यह संग्रह है और इसमें लगभग 40 प्रश्नों को हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लगभग सभी कोर्सेज में, चाहे वह बीए बीएससी बीकॉम हो, एमए एमएससी एमकॉम हो, चाहे वो हो बीएड एमएड या हो लॉ के कोर्सेज बीए एलएलबी एलएलबी एलएलएम या हो आईपीएस के प्रोफेशनल कोर्सेज, लगभग हर कोर्स में जनरल अवेयरनेस जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं पर कम पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है कि सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का। युगांडा की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। ऑप्शन बी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। युगांडा की करेंसी की अगर हम बात करें तो वो होती है युगांडन सिलिंग। युगांडन सिलिंग जो है कि इसकी करेंसी है। तो करेंसी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हु इज कॉल्ड द सेकेंड बुद्धा। देखिए यहाँ पर व्हाट इज लिखा है, तो जो टाइपिस्ट महाशय हैं, क्या ही बताऊँ मैं उनकी, तो उन्होंने यहाँ पर होगा हु इज कॉल्ड द सेकेंड बुद्धा। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो द्वितीय बुद्ध जो है कि इसमें पद्म संभव जो हैं उनको द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है या सेकेंड बुद्धा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन डी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि मुख्यालय कहां पर है? तो वो है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गरबा किस राज्य का या कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है कि गुजरात का जो है कि लोक नृत्य है। ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत माता। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत माता। तो वो हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर ही कहा जाएगा, ऑप्शन आपको बढ़ा दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर ABCD हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको प्रश्न के उत्तर से मतलब है तो उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम अग्रवाल। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कारों से जो है कि रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों को घुमा दिया जाता है। ठीक है, कई बार आपको लगेगा कि ये प्रश्न एक ही टाइप का है, लेकिन वो प्रश्न अलग होते हैं और जनरली जो पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट वुमन। यहाँ पर केवल ये पूछा गया है कि पहली महिला कौन है। ठीक है, तो पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी एक बंगाली लेखिका हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1965 से दिए जा रहे हैं, तो उसका जो है कि पहला अवार्ड आशापूर्णा देवी को मिला है, जो कि पहली महिला है। महिला अवार्डी में अगर बात की जाए तो आशापूर्णा देवी को मिला है, जो कि 1976 में मिला है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछा जाए आपसे, हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, तो वह होगा जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप जो है कि हैं, यह पुरुष हैं, ये पहले विनर हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहली महिला कौन है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है कि पहली हिंदी लेखिका या पहली वो महिला जिनको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, तो वो हैं आपकी महादेवी वर्मा। ठीक है, वो हैं आपकी महादेवी वर्मा। तो कई सारे प्रश्न ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा शब्दावली को, जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि पहली महिला
पूछा गया है, कि पहला व्यक्ति पूछा गया है, कि पहला पुरुष पूछा गया है, कि हिंदी के लिए सबसे पहले किसको मिला था। देखिए हिंदी के लिए अगर पूछा जाए सबसे पहले किसको मिला था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन हिंदी के लिए सबसे पहले महिला में किसको मिला है तो वो है महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है और आपको एक ही याद रहता है, अच्छा पहला तो आशापूर्णा देवी थी, उन्हीं को लगा देते हैं। तो शब्द बदल जाएंगे तो उत्तर भी बदल जाएगा, ये बात आपको समझनी है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए अध्यक्ष तो सब लोग याद करके जाते हैं, उपाध्यक्ष नहीं कोई याद करता है। अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर साहब जो है कि गणेश वासुदेव मावलंकर साहब जो है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन पूछा है आपसे उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपके थे एम अनंत श्यानम, मतलब शयनम आयंगर, या इनको एम ए आयंगर भी कई बार लिखा हुआ मिलता है आपको, एम ए आयंगर। तो दोनों भी अगर आपको नजर आता है तो यही आपका उत्तर होगा, यानी कि एम अनंत शयनम आयंगर, ठीक है। बढ़ते इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, व्हेन इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसरो की स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 15 अगस्त 1969, यानी कि 69, 15 अगस्त 1969। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। इसरो के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन कब किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंसर ऑप्शन ए 1930 में जो है कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। ये मल्टी स्पोर्ट ग्लोबल टूर्नामेंट है एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। यहाँ पर कई सारे खेल खेले जाते हैं और हर 4 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। जो 1930 से लेके 1950 तक के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1930 से लेके 1950 तक जो गेम्स हुए थे उनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1954 में जो है कि इसका नाम बदलकर आपको कर दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और 1930 वाला जो आयोजन हुआ था वह हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहाँ पर है, वो है कनाडा में। तो ये भी आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, या गोल क्या था, ठीक है, या लक्ष्य क्या था, एम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था प्राइमरी सेक्टर जो होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर का विकास करना, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में ही क्या आता है आपका, एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं, खेती करना या जो भी हम आप बी कीपिंग वगैरह जो आता है, फिशरीज वगैरह, ये सब जो भी काम हम करते हैं ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वह किस मॉडल पर आधारित था। तो ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है कि यह आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल आपको याद रखना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान अगर पूछ लेता है तो वह पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रसन्नता चंद्र महलनोबिस ये काफ़ी प्रसिद्ध स्टैटिस्टिशियन रहे हैं भारत के। हमारा अगला प्रश्न है कि द फेडरल रिजर्व इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फेडरल रिजर्व जैसा क्या है, जैसे हमारे देश में एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएसए में है क्या फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व है यूएसए में, वो जो है कि आरबीआई की तरह ही काम करता है। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है एक तरीके से कहा जाए फेडरल रिजर्व, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात की जा रही है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इस समय जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई है वो हो गई है 12, जिसमें कि एसबीआई भी शामिल है। देखिए इंक्लूडेड पूछा है, इंक्लूडिंग एसबीआई तो 12 हो गया है, एक्सक्लूडिंग एसबीआई अगर होता तो 11 होता।
चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा आपको दिखाएगा, ऑप्शन रहेगा, कई बार आप लोग समझ सकते हैं कि गुड्स एंड सेल्स टैक्स भी तो लग रहा है, तो ऑप्शन को काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है। एक आध शब्द वर्ड भी अगर इधर उधर होता है तो अर्थ बदल जाता है और आंसर बदल जाता है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में ये कब लागू हुआ, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017 को जो है कि जीएसटी लागू कर दिया गया था भारत में, 1 जुलाई 2017 को। और भारत में अगर पूछा जाए 1 जुलाई 2017, भारत में अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला राज्य कौन था जिसने जीएसटी को लागू किया था, ठीक है, तो वो था असम। ये भी आपको याद रखना है, असम राज्य था जिसने जो है कि जीएसटी को लागू किया था। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हु इज द फोर रनर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए फोर रनर, देखिए यहाँ पर पूछ दिया, इसकी जगह आप शब्द जो वहाँ से यूज किए हैं उनकी जगह आप पायनियर यूज कर सकते थे या प्रिकर्सर आप यूज कर सकते थे। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। देखिए टाइप किसी और ने किया है, ट्रांसलेशन भी किसी और ने किया है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही देन है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जो है कि भारत में आए थे 92 के जो है कि दशक में, ठीक है, 1992 में जो है कि एलपीजी रिफॉर्म्स भारत में आए थे और मनमोहन सिंह को ही इसका अग्रदूत या पायनियर या प्रिकर्सर माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है कि जमा करने वाला अंग कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो यूज हो जाता है वो तो यूज हो जाता है, जो यूज नहीं हो पाता है उसको हमारी जो बॉडी है वह एज अ ग्लाइकोजन स्टोर कर लेती है। वो स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होता है, वह स्टोरेज लिवर में होता है और मसल्स में होता है। ठीक है, मसल्स और लिवर में इस प्रकार का स्टोरेज किया जाता है। आपको ये याद रखना है, लिवर और मसल्स में इस तरह का स्टोरेज देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए काफी आसान प्रश्न है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत ही आसान प्रश्न है, 98.6 होता है। देखिए जनरली आप देखेंगे 98.6 या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और अगर वो सेंटीग्रेड स्केल पे हम इसको देखते हैं तो एग्जैक्टली ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 98.4 हो जाएगा। कई जगह आपको 98.6 भी देखने को मिलेगा। तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों ही सही उत्तर हैं। ठीक है, इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको ऑप्शन में दिखता है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विच वन हैज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट। देखिए ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर सबसे कम होती है। तो आप सभी को पता है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर बिना जहाँ मीडियम नहीं होगा यानी कि वैक्यूम में जो है कि लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है। ठीक है, एक सिंपल सा रिलेशन आप याद रख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि जो घनत्व होता है किसी भी मीडियम का उसके, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि डेंसिटी जितनी अधिक होगी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। ये अच्छा प्रश्न है कि मेटल नहीं है कौन सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम एक मेटल है, आपको पता है प्लेटिनम एक काफ़ी कॉस्टली मेटल है, कैल्शियम भी जो है कि एक मेटल है हमारा, लेकिन क्या मेटल नहीं है वो है हमारा ब्रोमीन नॉन मेटल है। देखिए ब्रोमीन नॉन मेटल के साथ साथ एक लिक्विड नॉन मेटल है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के साथ साथ ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ साथ ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है, इसका स्टेट लिक्विड में है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए यहाँ पर एंजाइम पूछा है, देखिए कंफ्यूजन हो जाती है कई बार।
एंजाइम पूछा है, बैक्टीरिया नहीं पूछा है। बैक्टीरिया पूछता लैक्टोबैसिलस आप लगा देते, लेकिन एंजाइम पूछा है। तो एंजाइम देखिए होता क्या है कि रेनिन होता है एक तरीके से। रेनिन एंजाइम तो है नहीं एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली एंजाइम होता है वो होता है चाइमोसिन, ठीक है, CHYMOSIN, CHYMOSIN, ठीक है, CHYMOSIN। इसको कई बार रेनिन के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें होता है। हालांकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी है ये पाया जाता है, हमारे स्टमक में होता है रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। तो जो रेनिन होता है उसके कारण जो है कि मिल्क जो है कि कर्ड में कंप्लीट हो जो है कि कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन याद रखना है। बैक्टीरिया अगर पूछा होता है तो लैक्टोबैसिलस हो जाता है हमारा, लेकिन वो पूछा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि इन विच स्टेट इज इंडस वैली साइट कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन जो साइट है वह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। विच स्क्रिप्ट वॉज यूज इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोक के इंस्क्रिप्शन में कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई थी, ठीक है। देखिए ये जो विकल्प है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी है, खरोष्ठी है, ठीक है। तो देखिए देवनागरी तो नहीं है, कन्फर्म है। गुरुमुखी भी नहीं है, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। और खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। लेकिन जो डिसाइफर्ड हुई है यानी कि जिसको पढ़ा जा सका है वो कौन सी है? जिसको पढ़ा जा सका है वो कौन सी है? वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपकी, ठीक है। जो अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलते हैं, आपको खरोष्ठी स्क्रिप्ट में मिलते हैं, आपके आरमाइक स्क्रिप्ट में भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जेम्स प्रिंसप ने जो है कि 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ही जो है कि डिसाइफर किया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई विवाद है किसी को तो वो कमेंट करके एक्सप्लेनेशन दे सकता है, ठीक है, इस प्रश्न से रिलेटेड। क्योंकि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। लेकिन विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। मगध में जो है कि नंद डायनेस्टी के बाद जो है कि किस डायनेस्टी का शासन होता है? तो मौर्यों का होता है। तो मौर्य डायनेस्टी आती है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि इसकी स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध की निर्वाण साइट कहाँ पर है? बुद्ध का निर्वाण स्थल है कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण स्थल है, ऑप्शन ए याद रखना है। सारनाथ वो स्थान है, सारनाथ या ऋषिपत्तनम इसको कहते हैं या ऋषिपत्तन भी कहते हैं, तो जहाँ पर बुद्ध ने पहला सरमन दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था, वो भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी वाला जो पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड जो फैक्ट वो भी याद रखना है। लेकिन निर्वाण इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि विच डायनेस्टी वॉज स्टार्टेड बाई खिज्र खां। खिज्र खां ने जो है कि सैयद डायनेस्टी जो है कि फाउंड की थी, वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है कि सही उत्तर है। खास इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहा जो सैयद डायनेस्टी रही। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश। पूना पैक्ट जो है कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था 1932 में, जब महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे, यरवदा केंद्रीय जेल में थे, तब वहाँ पर अम्बेडकर साहब पहुँचे और यह जो है कि एक पैक्ट साइन किया गया। और बेसिकली अम्बेडकर साहब इसमें मांग कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लास के लोगों की, ठीक है। तो वहाँ पर सहमति बनती है गांधी और अम्बेडकर के बीच में। तो ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच ईयर वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। देखिए दांडी मार्च को माना जाता है कि स्टार्टिंग होती है सिविल डिसओबीडियंस की, ठीक है। दांडी मार्च आपका जो है कि 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी जी लगभग 78 अन्य लोगों के साथ जो है कि अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकलते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। और इसी को जो है कि पहला एक उदाहरण माना जाता है कि यही कमेंसमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 1930 हो जाएगा। 1930 से जो है कि शुरुआत मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो बंगाल का जो विभाजन था वह कैंसिल कर दिया गया था। कब किया गया था? 1911 में, ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन किया कब गया था? तो 1905 में किया गया था। और लॉर्ड कर्जन उस समय जो है कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे।
और 1905 में जो है कि विभाजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, काफ़ी इजी प्रश्न है आप सभी के लिए। तो आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1939 whom was सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कि कह रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए तो काफ़ी नाटकीय घटना इसको कहा जाता है, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में। और यहाँ पर जो जिसको हराकर जो है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस पार्टी में, वो थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। और यह जो है कि गांधी के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते थे, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए गांधी ने इनको कहा था। हालांकि पहले मौलाना आज़ाद को कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने लड़ने से मना कर दिया चुनाव। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है कि आते हैं एज ए कैंडिडेट, गांधी के कैंडिडेट रहते हैं। तो गांधी खुलेआम कहते भी हैं जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं कि तब जो गांधी कहते भी हैं कि इसको मैं पट्टाभी की हार नहीं मानता हूँ, यह मेरी हार है, यह मेरी व्यक्तिगत हार है। तो गांधी ऐसा मानते हैं। देखिए, दो विचारधाराएं हर जगह होती हैं, कई जगह विचारधाराएं बदलती हैं, तो यहाँ पर ये विचारधारा मिलती नहीं थी। इसके बाद जो त्रिपुरी का सेशन होता है, वहाँ पर जो है कि बहुत दिन तक सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नहीं रहे, विवाद में थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जो है कि उसके बाद फाइनली जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछा जाता है फाइनली किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि फाइनली अध्यक्ष बना दिया गया था जब बोस ने जो है कि इस्तीफा दे दिया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वॉज द पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो भारत में पंचायती राज सिस्टम जो है कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा पर जो है कि लाया गया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है कि सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51 से, ठीक है। यह पार्ट 4 में है, DPSP आर्टिकल 36 to 51 है, और पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी आपको याद रखना है। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हैं, पार्ट 2 में आपकी सिटीजनशिप है, और पार्ट 1 में जो है आपका यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात बताई गई है, तो ये भी याद रखना है। हु प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वह है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है कि जस्टिसेबल हैं और इन्फोर्सेबल भी हैं, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है कहीं पर भी, कोई भी करता है, चाहे वह सरकार करे चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने के लिए आप अनुच्छेद 226 के तहत जो है कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्टर माना जाता है, जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसको प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि अगला प्रश्न है हमारा कि हु आर इंक्लूडेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कंपोजिशन यहाँ पर सिंपली पूछा गया है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, राज्यसभा में जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या होती है 12 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि विच मानसून, देखिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर जो बारिश होती है वह दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। मानसून का क्या मतलब है, रिवर्सल ऑफ विंड, एक विंड सिस्टम है एक तरीके से कह सकते हैं। रिवर्सल ऑफ विंड जो होता है वो उसको हम मानसून कहते हैं। तो जो साउथ वेस्ट मानसून या जो साउथ वेस्ट पवनें होती हैं मानसून की, उसके कारण जो है कि पश्चिमी जो समुद्री तट है भारत का, वहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। लंबी पूछी जा रही है। सबसे लंबी है आपकी एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स आपके साउथ अमेरिका में है, जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका, और लगभग 7 जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जिनमें ये पाई जाती है। 7 कंट्रीज़ हैं
7 कंट्रीज से होकर ये जाती है। और एंडीज माउंटेन्स की सबसे हाईएस्ट जो पीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है एंडीज माउंटेन श्रृंखला की, वो है आपके माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ है, वो भी आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट रेंज अगर पूछा जाए तो हिमालय माउंटेन्स होगा या हिमालय पर्वत श्रृंखला होगा। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, ये तो आप सभी को पता होगा। अगर हाईएस्ट पूछेगा तो हिमालयाज आपको लगाना है, लॉन्गेस्ट पूछेगा तो आपको एंडीज लगाना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पनामा कैनाल कंप्लीटेड, यानी कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? वो था 1914 को। 15 अगस्त 1914 को यह कम्प्लीटली जो है कि पूर्ण हो गया था और ओपन भी हो गया था। तो 1914 जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पनामा नहर की अगर हम बात करें या पनामा कैनाल की बात करें तो यह अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एट विच प्लेस डज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी अकर, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो वह स्थान है देवप्रयाग। उत्तराखंड के देवप्रयाग में यह देखने को मिलता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर। एंड आफ्टर दैट, देवप्रयाग के बाद से ही ये दोनों रिवर गंगा के नाम से जाने लगती हैं। जो एक कंबाइंड स्ट्रीम आपको देखने को मिलती है फ्रॉम देवप्रयाग, वो गंगा के नाम से जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो है कि पूरा अगर गंगा की जो सबसे लेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी जो है कि उत्तर प्रदेश में वो तय करती है। उत्तर प्रदेश में एंट्री इसकी जो होती है वो बिजनौर से होती है, और एग्ज़िट की बात करें तो गंगा नदी जो है कि बलिया से बाहर निकलती है उत्तर प्रदेश के। एक और ऑप्शन आपको इलाहाबाद दिख रहा है, प्रयागराज जिसका नाम हो चुका है। तो इलाहाबाद में गंगा, यमुना और इनविजिबल यानी कि अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, ठीक है। तो संगम इसीलिए कहते हैं, प्रयाग भी इसी कारण नाम रहा है, ठीक है। तो इलाहाबाद में आपको जो है कि यह संगम जो है होता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ यानी कि द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर